गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 कृतिका पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक पाठ को पढ़ेंगे, जो कमलेश्वर जी द्वारा रचित एक व्यंग रचना है। इस व्यंग के माध्यम से सरकारी कार्यपद्धति पर गंभीर टिप्पणी की गई है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपनी पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में इस बात की खूब चर्चा हो रही थी। लंदन के अखबारों से भी खबरें आ रही थीं कि महारानी और उनके स्टाफ की किस तरह से तैयारी चल रही है। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। स्वागत की तैयारियां होने लगी। नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। सड़कें बनकर तैयार हुई, इमारतों को सजाया संवारा जाने लगा। लेकिन एक बड़ी कठिनाई सामने खड़ी थी। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी लाट की नाक गायब हो गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। सरगर्मी शुरू हो गई। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और समस्या रखी गई कि क्या किया जाए। मीटिंग में इस बात का सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। हल्के रूप में एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह तत्काल दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार के आने पर उससे कहा गया कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा, नाक लग जाएगी, मगर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। मामला आगे बढ़ा। एक क्लर्क को फ़ोन किया, उसे इस बात की छानबीन का काम सौंपा गया। कुछ मामला हल निकला तो वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। मूर्तिकार दौरे पर निकला। कुछ दिनों बाद वापस आया। उसने बताया कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा, इस किस्म का पत्थर कहीं भी नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। यह सुनकर सभापति तैश में आ गए। मूर्तिकार चुपचाप खड़ा रहा। कुछ ठहरकर मूर्तिकार ने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काफजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरु रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नापजोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां दिखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, परंतु जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब नाक बड़ी निकली। यह देख सब हताश हो गए। राजधानी में सब तैयारियां हो गई थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया। सब कुछ हो गया, मगर नाक नहीं थी। लेकिन मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था। जहाँ कमेटी बैठी थी उस कमरे के दरवाजे एक बार फिर से बंद हुए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना रखी। चूँकि नाक लगाना एकदम आवश्यक है, इसलिए 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। कमेटी ने नाक चुनने के लिए मूर्तिकार को इजाज़त दे दी। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और सहायता मांगी, जो उसे दे दी गई। और वह दिन आ गया जब जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा अखबारों में कोई और खबर नहीं थी, यानी सभी अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। व्यंगकार ने जॉर्ज पंचम की नाक को प्रतीक बनाकर देश के सरकारी तंत्र की कार्य करने की पद्धति को नाक कटने वाली स्थिति
कहा है। इस कहानी में संपूर्ण व्यंग जो है नाक शब्द पर केंद्रित है। इस कहानी में लेखक ने अंग्रेजी सरकार से स्वतंत्रता मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट करने के साथ ही इसे बदलने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। बच्चों, आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे।